नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। टैक्स बचाने के लिए अभी तक अगर आपने निवेश नहीं किया है तो हम आपकी आज करने वाले हैं मदद बेस्ट विकल्प चुनने में। नौकरी पेशा कैसे अपनी आय से बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बच सकते हैं, इसी पर रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और टैक्स एक्सपर्ट भंवर बुराना। अब बहुत स्वागत करते हैं सुनील जी और भंवर आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बस महीने भर का समय और बाकी, और उसके बाद फिर 31 मार्च का वो टाइम होता है जब हर किसी को अपने टैक्स सेविंग प्रूफ्स देने पड़ते हैं। लेकिन मैं सुनील जी वेरी क्विकली सबसे पहले आपसे समझूं, 31 मार्च स्पेशली ये जो तारीख होती है फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है, वो और भी कई वजहों से बेहद खास होता है। अगर आप 2-3 गिना दें कि 31 मार्च से पहले कौन से काम कर लेने हैं। साथियों को पता होगा हमारा नया वर्ष जो कैलेंडर ईयर शुरू होता है वो जनवरी में शुरू होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्लोजिंग होता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 31 मार्च क्लोजिंग है। मार्च आ रहा है, मार्च एंडिंग है, हर बार की टैक्स प्लानिंग आपको करनी है। और सबसे पहले तो ये यूनिक वर्ष है इस बार, क्योंकि आपको पता होगा जो नया टैक्स रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा। अब आपको पुराना चुनना पड़ेगा। पिछली बार उल्टा था, हम बार बार लोगों को समझा रहे हैं, पिछली बार आपको नया चुनना था, इस बार आपको पुराना चुनना है। अगर पुराने में जाना है बाय डिफॉल्ट तो आप नए में आ जाओगे। दूसरी बात, हर एसएससी को चुनना है कि मुझे नए में जाना है, नए में रहना है, अब यह पुराने को चुनना है। और उसके लिए हमने कई बार आपको थंब रूल ही बताया था कि अगर आपकी 15 लाख रुपए का स्लैब की इनकम है, क्योंकि नए और पुराने में 15 लाख के बाद में कोई चेंज नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, और 3,75,000 रुपए की डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, 3,75,000 से ज्यादा कर रहे हैं तो पुराने में रहिए, उससे कम कर रहे हैं तो नए में आ जाइए। अगर 10 लाख का इनकम का स्लैब है तो 2,75,000 राउंड फिगर में आप कर सकते हैं, तो आप नए में आइए, वरना पुराने में रहिए, वरना नए में चले जाइए। इसका मतलब है जिनके पास हाउसिंग लोन चल रहा है जहां 2 लाख की छूट मिलती है, और उसके अलावा जो 2 लाख पूरा कर लेते हैं अपना एटीसी में, मेडिक्लेम में, एनपीएस में, या कोई और डिडक्शन जो मिलती है, तो फिर आप देख लीजिए 375 के बाद में आपको पुराने रिजीम में फायदा होगा। तो एक काम तो आपको ये करना है। और दूसरा, मार्च में एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है, आप उसको भी देख लीजिए कि आप एडवांस टैक्स को जमा करवा दीजिए। अगर आपने नहीं करवाया है अभी तक, 10,000 रुपए से ज्यादा जिसकी लायबिलिटी होती है उसको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, वरना आपको ब्याज शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात, आपको पता होगा जो लोग रिटर्न भरने में लेट लतीफ है या बिल्कुल ही नहीं भरते हैं, तो 31 दिसंबर बिलेटेड रिटर्न की टाइम होती है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी एक चेंज लेके आई थी, बिलेटेड रिटर्न, जहां पर आप 2 साल तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप रिटर्न भरनी है तो मार्च 24 बिलेटेड यानी अंतिम और अंतिम अवसर होगा 31 मार्च 24। अगर आप उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप उसको भर दीजिए। और आपको पता होगा अगर आप बिलेटेड रिटर्न, जिसको अपडेटेड रिटर्न हम कहते हैं, अगर आपको अपडेटेड रिटर्न भरनी है तो फिर आपको 50% एडिशनल टैक्स देना होता है। और अगर आप पुराने रिजीम में रहना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले अपने जितने भी आपके प्रीमियम्स हैं उनको पे कर दीजिए, मेडिक्लेम पे कर दीजिए, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि ये छूट पेमेंट बेस पे होती है, ड्यू बेस पर नहीं होती है। हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी छूट ड्यू बेस पे मिल जाती है, आप पे करो ना करो मिल जाती है। बाकी सारी छूटें आपको जमा करवाने पर ही मिलेंगी। इन बातों का विशेष ध्यान हर आदमी को रखना है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखें 31 मार्च से पहले। भंवर, जो हम बात कर रहे हैं कि जो नई टैक्स व्यवस्था है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसको अब डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था घोषित कर दिया गया था। मतलब अब आपको अगर पुराने में जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा। पर मुझे एक बात बताइए कि अब थोड़ा तो समय हो गया है न्यू टैक्स रिजीम को आए हुए, उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स स्लैब्स में बदलाव भी किया गया बजट में। इस बजट में नहीं, पिछले बजट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई लोगों में रुचि बढ़ी है न्यू टैक्स रिजीम में आने की? दूसरा, टैक्स सेविंग के लिए जो अब ओल्ड टैक्स रिजीम में लोग हैं, जो नौकरी पेशा है, उनके पास क्या क्या विकल्प हैं अभी मौजूद जिससे वो टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ स्वाति, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपकी इनकम जो है वो अप टू 7 लाख रुपीज़ ही है तो आपके लिए हमेशा न्यू टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में धारा 87A की छूट मिल जाती है 25,000 की, और उसकी वजह से आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है।
लेकिन अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा है और आपके एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम या जिसको हम ओल्ड टैक्स रिजीम भी बोलते हैं उसमें ही रहना चाहिए। इस बार से जैसा कि सुनील सर ने भी बताया, आपने भी बताया कि न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो हमेशा ये माना जाएगा आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम है, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले अगर आपको एग्जिस्टिंग या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है। ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन के बेनिफिट मिलते हैं। खासकर हम लोग जो है जो सैलरी एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन वगैरह है पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का फायदा ये रहता है, एक तो 1,50,000 रुपीज़ का आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है और साथ साथ में पीपीएफ का जो 7.1% इंटरेस्ट आता है आज की डेट में वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ के साथ साथ में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम का डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा। या आजकल स्वाति आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं और अगर वो लोन लेके खरीदते हैं तो उसका डिडक्शन आपको ATEB में 1,50,000 तक इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो ये कुछ ATC के डिडक्शन है। उसके साथ साथ में ATD हेल्थ इंश्योरेंस, आज हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत रहती है, तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम का 25,000 का डिडक्शन है ATD में। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी पे करते हैं तो 25,000 का इसमें एडिशनल डिडक्शन हो जाता है। टोटल 50,000 का छूट जो है वो आप ले सकते हैं ATD में। और इसमें पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट और 25,000 से इंक्रीज हो जाती है, तो टोटल आप 75,000 तक की छूट है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ में जैसा सुनील जी ने भी बताया कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आज मुंबई की अगर मैं बात करूं या मेट्रो सिटीज़ में लोग लोन लेके घर खरीदते हैं, घर परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका जो ब्याज रहता है, इंटरेस्ट रहता है, उसका 2 लाख रुपीज़ का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी में आप खुद ही रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में, जिससे कि आपकी दूसरे हेड की इनकम कम हो जाती है। तो ये जितने भी स्वाति बेनिफिट है ये ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में मिलेंगे, बट न्यू में ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ढेरों छूट आपको मिलती है, लेकिन जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में भी जाने का फायदा है। बस आपको कैलकुलेट करना है कहां आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। डेफिनेटली जिनका HRA है, जो हाउसिंग लोन का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, उनको तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही इसका फायदा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कहां पर सबसे ज्यादा फायदा आपको यहां पर मिल रहा है। सुनील जी, NPS एक ऐसा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं है, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्कीम है जिसमें टैक्स बचाने का भी फायदा मिलता है। और ये एक इकलौता शायद एक इंस्ट्रूमेंट है सुनील जी, जो कि नए और पुराने दोनों में इसमें किसी ना किसी तरीके से टैक्स रिजीम में फायदा मिल रहा है। सर, वो किस तरीके से है? देखो स्वाति, NPS में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसमें 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, और आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मामले में माननीय अरुण जेटली जी ने इसको लिमिट को बढ़ा दिया था। 14% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, 14% तक, लेकिन बाकी केसों में 10% तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी सैलरी का। एक बात है, चाहे नया रिजीम है चाहे पुराना रिजीम है, नए ये जो NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, वो इनकम का पार्टी नहीं बनता है। पहली बात तो जहां तक सवाल है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, आपको पता होगा कि NPS में आप 50,000 रुपए की एडिशनल छूट क्लेम कर सकते हैं। ATCCD में जाकर 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख ATC और ATCCD मिला के हम छूट क्लेम कर लिया करते थे। नए रिजीम में वो एडिशनल 50,000 आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ATCCD का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका माफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10-15 लाख रुपए है और उसका 10% 1.5 लाख रुपए आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, वो 1.5 लाख पे आपको छूट मिलती है, वो आपकी उसका पार्टी नहीं बनता है। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 50,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी, अतिरिक्त छूट आपको नहीं मिलेगी नए रिजीम में। हाँ, पुराने में आपको मिलती है। बिल्कुल, तो NPS एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको दोनों ही जो स्कीम्स है, रेजीम्स है, टू बी प्रिसाइज, उसमें फ़ायदा मिल सकता है अलग अलग सेक्शंस के तहत। भंवर, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि बीच में ये एक रिपोर्ट भी आई थी, एक ऐसा सर्वे भी हुआ था कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नौकरी पेशा हैं
जो पूरी तरह जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब टैक्स बचाने की बारी आती है तो बिल्कुल कुछ इन्हीं महीनों में जनवरी, फेब, मार्च में आनन फानन में कहीं पर भी पैसे डाल देते हैं। तो क्या गलती हो जाती है ऐसे लोगों से, और अगर क्या प्लानिंग इस हिसाब से करें कि उनके 1.5 लाख की लिमिट भी पूरी हो जाए और सही तरीके से उसका फायदा भी हो इन्वेस्टमेंट का? या जैसा कि स्वाति बहुत बार ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कि एक बार जब 1,50,000 ATC का डिडक्शन लेना था और मैंने ELSS में पैसा डाल दिया, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम था। अब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में किसी बैंक के एम्प्लॉय मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, इसका इतना रिटर्न मिलने वाला है और साथ साथ में आपको ATC की 1,50,000 की छूट भी मिल जाएगी। लेकिन उस दिन तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने 1 ईयर के बाद में जब उस स्टेटमेंट को देखा तो जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे भी उसकी वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई। तो मैंने देखा ऐसा कैसे हुआ, मार्केट भी बढ़ रहा है, वो जो स्कीम में मेरा वैल्यू कम कैसे हो गया। तो मुझे उसके बाद में इंटरेस्टिंगली पता चला कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें से काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है, वो उनके चार्जेस थे, फंड मैनेजमेंट चार्जेस थे, एज वेल एज द जिस एजेंसी के थ्रू मैंने किया था उनका बहुत ज़्यादा कमीशन था। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूरा सब ध्यान रखना है। और मैं बेस्ट वे ये रहता है कि आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप एम्प्लॉय है तो ऑलरेडी आपका ईपीएफ जा रहा होगा जिसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है। बट अगर आप ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं या आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज ये यूलिप वाला केस मेरे साथ हुआ था। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ये इंश्योरेंस पॉलिसी ही होती है बट ये म्यूचुअल फंड जैसे काम करती है और इसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि वहां पे कोई ऐसे चार्जेस, हिडन चार्जेस ना रहे, फंड मैनेजमेंट के चार्जेस कितने हैं, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। अपनी एएलएसएस की बात बहुत जरूरी कही, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात तो हम कह सकते हैं एएलएसएस की होती है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो लोगों को लगता है चलिए 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो क्या टेंशन की बात है, इक्विटी का फायदा भी हो जाएगा, इक्विटी निवेश का फायदा भी हो जाएगा और टैक्स भी बच जाएगा क्योंकि एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट है। पर आनंद फान में निवेश करना, क्योंकि आपको टैक्स बचाना है, वो सही तरीका नहीं है। और ऐसा ही केस होता है सुनील जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ भी। एक के जगह 2 या 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है, यहाँ पर कई बार खरीदवा दी जाती है कई लोगों को, जिनको लगता है, उनके जो कोई जानकार होते हैं, एजेंट्स बोलते हैं कि टैक्स बचाना है तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद दो। तो यहाँ पर किन बातों का बचाव जरूरी है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बड़ी समस्याएं अब आ गई हैं क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे प्लग्स, जो लूप होल्स है, उनको प्लग करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है तो बिल्कुल वो टैक्स फ्री मानी जाती है, उसमें से कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब सरकार ने उसको टैक्स लगाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। पिछले बजट में एक अमेंडमेंट आ गया था कि अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी, मतलब जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, वो टोटल 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी जो प्रोसीड्स आएंगी वो आपको टैक्सेबल हो जाएंगी। और इससे पहले नियम ये था कि अगर आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा है, यानी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मोटा मोटा 10 साल से कम है, तो उसके प्रोसीड्स को हम टैक्सेबल किया करते थे, वरना वो टैक्स फ्री हुआ करता था। तो एक बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपने अब एलआईसी पॉलिसीज ली है और आपको टोटल प्रीमियम 1 अप्रैल 2022 के बाद में वो 5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उसके प्रोसीड सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो जो हम पहले कहा करते थे एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, कि आपने जब पैसा लगाया तो एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद में एग्जेम्प्ट हो गया, और जब प्रोसीड्स आए तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो स्टेटस धीरे धीरे सरकार खत्म करती जा रही है। अब ई वाली स्कीम में एक मात्र पीपीएफ अगर हम कहें तो पीपीएफ रहता है, वरना नहीं है। और जहां तक अभी आप बात कर रहे थे कि कैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एटीसी जो है वो 2 कंपोनेंट है उसमें। एक्सपेंडिचर है, जैसे आपकी स्कूल की फीस है, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट है, इसके अलावा एलआईसी पॉलिसीज है, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी अच्छी स्कीम है जहां सरकार 8.1% का इंटरेस्ट आपको देती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या स्वाति है उसमें, कि आप अपने टैक्स को प्लान भी कर सकते हैं। आपकी बिटिया के नाम से आपने अकाउंट खोला तो आप अपने टैक्स को डेफर कर लीजिए, क्योंकि उसका ब्याज टैक्सेबल है, जो उसको आप डेफर कर सकते हैं। जब वो मैच्योरिटी में आएगा, जब आपकी बिटिया 21 साल की होगी, आप तब टैक्स पे कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी स्कीम है, 8.1% का सरकार ने आपको इंटरेस्ट दिया और आप उसको डेफरमेंट कर लीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हैं, वहां भी आपको जो उसकी कैपिटल गेन की रिडीम्पशन होती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करे, आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करे,
पैसे की सिक्योरिटी बनी रहे, और जब जब आपको पैसे की जरूरत हो तब आपको पैसा मिल जाए। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आपको टैक्स सेविंग के लिए विकल्प नहीं चुनना है, जिससे आपको फायदा हो ऐसा विकल्प चुनना है, ऐसा दोनों हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इक्विटी पर टैक्स बचाने की क्या है आपके लिए खास टिप्स, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम क्या है, इस पर रहेगी बात। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको दे रहे हैं टैक्स बचाने के स्मार्ट टिप्स। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट्स सुनील गर्ग और भंवर बोराना। भंवर, कई लोग ये जानना चाहते हैं उनका जो इक्विटी निवेश है उसमें वो एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स कैसे बचा सकते हैं, और इसी से चर्चा होने वाली है टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम की। कैसी है, इसके फायदे क्या है और क्या वाकई इसका इस्तेमाल करना चाहिए? स्वाति, टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करें तो एक तो बहुत ही प्यारी सेक्शन है 112A करके, और 112A में क्या है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 112A के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ तक आपको टैक्स नहीं लगता है। तो अगर मैंने सोचा है कि मुझे इस बार कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो मैं 1 लाख तक का प्रॉफिट बुक करके रख सकता हूं, जिस पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं आता है, और 1 लाख के ऊपर वाला जो प्रॉफिट है उस पे आपको 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। एक और प्लानिंग का तरीका ये हो सकता है कि जैसे इस साल में मुझे इक्विटी पे कोई गेन आया है और मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है और उस प्रॉफिट पे मुझे टैक्स भरना आ रहा है, लेकिन मीनवाइल मेरे पास में कुछ ऐसे शेयर्स है जिस पे मुझे अभी लॉस हो रहा है, बट वो अनरियलाइज लॉस है। तो क्या होगा कि अप्रैल के बाद में जब मैं जुलाई में रिटर्न फाइल करूंगा तो जो प्रॉफिट रहेगा उस पर मुझे टैक्स पे करना रहेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी पे अगर आपको अभी अनरियलाइज लॉस है, लॉस दिख रहा है, तो उस लॉस को आप बुक कर लो, और लॉस को बुक करके और वापस से वही वाली सिक्योरिटी आप परचेज कर लीजिए। तो जो लॉस आपने बुक किया और इस साल आपने जो प्रॉफिट बुक किया है उनको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप दोनों ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसी प्लानिंग का तरीका है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। स्वाति, बिल्कुल। तो इसको आप इक्विटी निवेश पर ये कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल जो टैक्स हार्वेस्टिंग है उस पर हमने जानकारी भंवर से ली, पर ये जो आप चर्चा कर रहे थे सुनील जी कुछ समय पहले, एडवांस टैक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किन लोगों के लिए अभी देना बेहद ज़रूरी है, और अगर मिस हो जाता है तो क्या पेनल्टी रहती है, क्योंकि 15 मार्च की किस्त है जो चौथी किस्त होती है, और फिर 31 मार्च से पहले आपको ज़रूरी काम कर देना है। साथ ही एडवांस टैक्स से पहले मैं भंवर जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग में एक और बड़ी अच्छी बात पता क्या है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर लीजिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लीजिए। रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। और आपको एक बात और पता होगी, जो हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड के नियम है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया तो फिर बाद में वो उसी से एडजस्ट होगा। तो अब लोग ये काम करते हैं कि अगर आपको पता है कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप तुरंत में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी बुक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी एक टैक्स प्लानिंग का बड़ा अच्छा सा, और ये बिल्कुल विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहां तक सवाल है एडवांस टैक्स का, तो एडवांस टैक्स में आपको पता होगा कि अगर आपकी टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, और 4 इंस्टॉलमेंट सरकार ने कह रखी है उसके लिए कि आप जमा करवा दीजिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 3 इंस्टॉलमेंट निकल चुकी है। अब तक आपको 75% आपका एडवांस टैक्स आपको जमा करवा देना चाहिए था। अगर आपने नहीं करवाया है तो आप 15 मार्च तक पूरा 100% एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए। एडवांस टैक्स का नियम भी यही है, सरकार कहती है जब कमा रहे हो तभी आप दे दीजिए, हम आपका एक साल इंतजार क्यों करें। तो एक बात तो ये, जहां तक पेनल्टी का सवाल है, इसमें पेनल्टी तो नहीं है पर ब्याज लगता है आपको, और ब्याज का अमाउंट है 1% पर मंथ पर एनम, यानी 12% पर एनम का ब्याज आपको देना पड़ता है। क्वार्टरली ब्याज आपको देना पड़ता है। जितनी आपने शॉर्ट जमा करवाया एडवांस टैक्स उतना सरकार आपसे ब्याज चार्ज कर लेती है। और अगर आप 31 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते, कुछ भी जमा नहीं करवाते या कम जमा करवाते हैं, तो फिर धारा बदल जाती है 234B में। आपको फिर जब तक आप रिटर्न भर के पूरा टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपको ब्याज वो सरकार आपसे लेती रहेगी। इस नियम में एग्जम्पशन दे रखी है सीनियर सिटीजन को। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सरकार ने कहा है कि आप एडवांस टैक्स लास्ट में जमा करवा दीजिए एक इंस्टॉलमेंट में, और तब अगर आपकी बिजनेस इनकम है, वरना आपको उससे छूट मिल जाती है।
बिल्कुल। तो एडवांस टैक्स की हमने जानकारी ली सुनील जी से। कई जो ऑफिस है जैसे या एम्प्लॉयर्स हैं भंवर, अभी ये पूरे जो टैक्स सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ इसकी पूरा प्रोसेस चल रहा है कई ऑफिसेज में। यूँ तो है 31 मार्च का समय, लेकिन कई बार होता है कि आप प्रूफ दिखा देते हैं और कई बार आपकी किस्त बची होती है। अगर किसी के पास 31 मार्च का टाइम मिस हो जाता है और उसके बाद वो उसका प्रूफ दिखाना चाहे, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन प्रूफ नहीं दिखा पाए, लेकिन आपकी सैलरी में से वो टैक्स डिडक्ट हो गया, उसको क्लेम बाद में किया जा सकता है? या स्वाति, जैसे आपने अभी प्रूफ नहीं दिखाया और आपका फॉर्म जो 1616A आता है उसमें वो उसको कंसिडर नहीं किया एम्प्लॉयर ने और उस पर TDS है, वो TDS ऑलरेडी आप जमा करा चुके हो। लेकिन जब एक्चुअल में आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न फाइल करते टाइम वो आपका प्रूफ होना चाहिए आपके पास में और जेन्युइन होना चाहिए। बहुत बार आजकल सैलरी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, या मैंने देखा है ऑफिसेज में वगैरह, कि बहुत बार आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं और जस्ट कोई टैक्स कंसल्टेंट या कोई ऐसा बोल देता है कि आप ऐसे ही उसका डिडक्शन ले लीजिए और वो ले लेते हैं। बट आगे जाके उसकी परेशानी हो सकती है, आगे जाके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेज आ सकते हैं और बड़ी पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह है आपको फेस करना पड़ सकता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका TDS जो कटा है वो हो सकता है TDS आपका ज़्यादा कटा है और लास्ट में जाके जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और रिटर्न फाइल करते टाइम अगर आपने कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और वहाँ पे जो ज़्यादा आपका TDS कटा है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। एक और ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि अगर आपका TDS कटा है वो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कटा है और रिटर्न फाइल करते टाइम आप अगर ओल्ड स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं या वाइसा वर्सा, इसका वाइसा वर्सा हुआ है, वो भी पॉसिबल है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपका TDS है वो ज़्यादा कटा है, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करते टाइम आपका टैक्स कम आ रहा है, तो जितना एक्सेस आपका TDS कटा है उसका रिफंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आजकल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, रिफंड भी बहुत ही जल्दी मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी देखने को आया कि रिटर्न आज फाइल किया है और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही रिफंड मिल गया। स्वाति, बिल्कुल। तो ये कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो हमारे दोनों ही टैक्स एक्सपर्ट्स ने बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील गर्ग आपका और भंवर बुराना आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु के आज के इस टैक्स स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।